ये नहीं, थोड़ा इधर कर दो। सभी को नमस्कार और जय हिंद। आप लोग जुड़ जाइए, फिर मैं आपसे बातें करूंगी। आज मेरे साथ सर भी हैं, थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ करनी थी, तो आपके जुड़ने का हम इंतजार करेंगे। आप लोग जुड़ जाइए, फिर मैं आपसे बातें करूंगी। आज मेरे जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी 2 दिन पहले भी मैं लाइव आई थी, और उस लाइव में कुछ प्रश्न थे जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे किए थे। हालांकि मैंने उस वक्त जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर यदि आपको खुद अजय अग्रवाल सर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन उससे पहले कि मैं सर से बातचीत शुरू करूं या आपके जो अभी आप प्रश्न लिखेंगे, जो आप सर से पूछना चाहते हैं, उनको पढूं, उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जैसा कि मैं हमेशा मानती हूँ और कहती भी हूँ कि विश्वास करो तो ऐसा करो जो कभी टूटना नहीं चाहिए। आप सबको यही विश्वास हमेशा उस इंसान पे रखना चाहिए जो कोई काम कर रहा हो। यदि कोई काम नहीं कर रहा हो तो उस पे प्रश्न चिन्ह या आपके सवाल हो तो अच्छी बात है। तो अभी आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो लोग सर से प्रश्न करना चाहते हैं, वो भी कीजिए, लिख दीजिए। आज हम आपके सारे प्रश्न पढ़ेंगे। जो लाइव सेशन है ये उन्हीं के लिए है कि जिनके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कुछ ऐसे प्रश्न भी है जो वो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, या है कि उनका जवाब जो है वो सर खुद ही दे। तो सबसे पहले आप प्रश्न लिखिए। आपके प्रश्न तो मैं पढ़ लूंगी, लेकिन सर से मैं एक बात आज बोलना चाहती हूँ कि सर, मेरा पहले वाला जो लाइव था उसमें कुछ लोगों ने ये प्रश्न उठाया है कि आप बीजेपी कार्यकर्ता है, और बीजेपी ने ही जो है 2004 में, यानी कि 1 जनवरी 2004 में जो है पैरामिलिट्री की पेंशन बंद करी थी, यानी कि एनपीएस लागू किया था भारत में। तो इस सिलसिले में आप, मैं चाहती हूँ आप खुद ही उनको जवाब दीजिए जिन लोगों के ऐसे प्रश्न हैं। देखिए, इस विषय में आपको बताना चाहूंगा मैं कि मैं बाल्यकाल से, बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और फिर भाजपा का कार्यकर्ता भी रहा हूँ जी और भाजपा की ओर से मैं चुनाव भी लड़ा हूँ रायबरेली लोकसभा श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ। जी भाजपा के टिकट पे चुनाव भी 2014 में लड़ा हूँ और करीब 2.25 लाख वोट भी पाया था, मगर जीत नहीं पाया था। जी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने प्रोफेशनल जो मेरा कार्य है, जो मेरा एक वकील के नाते कार्य है, उसके साथ कंप्रोमाइज करूंगा। जी एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि मैं भाजपा को एक राष्ट्रवादी पार्टी मानता हूं और ये मानता हूं कि भाजपा अपने जो भारतीय लोगों के लिए कार्य कर रही है, वास्तव में कार्य कर रही है, बिना स्वार्थ के काम कर रही है। और जिस प्रकार से कार्य अभी किया इस सरकार ने, जिस प्रकार से 370 हटाया, जम्मू कश्मीर से 35 से हटाया, जी अयोध्या को बनाने के लिए उन्होंने ठान लिया अयोध्या में भव्य मंदिर बनने वाला है। जी 3 तलाक का बिल पास कराया, हमारी मुस्लिम महिलाओं को का बहुत बड़ा सम्मान बढ़ाया। जी और जिस प्रकार से जो रक्षा मंत्रालय में भी जो भारत की रक्षा के संबंधित, जैसे राफेल को लाने में इस सरकार का बहुत बड़ा कार्य रहा है, जो कि राफेल की वजह से और जो पड़ोसी देश हैं वो डर गए हैं। चिन्नूक हेलीकॉप्टर आया, S-400 आया, अपाचे आया, ये सारा कार्य इसी सरकार ने किया। इसके अलावा 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी हमारे जवानों के लिए आई हैं। चाइना बॉर्डर पे 28 पुल बनाए गए हैं। आज हम कुछ घंटों में चाइना बॉर्डर पहुंच जाते हैं, पहले कई दिन लगा करते थे। तो इस प्रकार से बहुत कार्य सरकार ने किए हैं। अटल टनल का निर्माण किया है, अटल टनल से हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। और एक बहुत बड़ा काम आर्मी का रैंक 1 पेंशन का था, वो भी इसी सरकार ने किया। आप लोग देखते हैं कि इंडिया गेट में नेशनल वॉर मेमोरियल बन गया है, कोई भी व्यक्ति वहां पे जा सकता है। वहां पे पूरा सभी लोग हमारे जो शहीद हुए हैं उनके बारे में सारा विस्तृत सारा ज्ञान दिया गया है, हर चीज। तो ये सब चीजें सरकार ने करी हैं। तो ये सरकार एक देशभक्त सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की। हाँ, ये बात जरूर है कि 2004 में जो जिस प्रकार का आदेश आया, वो आदेश पूरे सभी केंद्र सरकार के सभी लोगों के ऊपर था। केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं उसमें सब पे पेंशन के ऊपर आया था। और उसमें अपवाद स्वरूप ये कहा गया था कि जो सशस्त्र बल हैं उनको अपवाद स्वरूप उनको पुरानी पेंशन ही दी जाएगी, रखा गया था। परंतु किसी प्रकार से बाद में जो वो उसको लागू किया गया 1 जनवरी
2004 से, तो उसमें जो सीएपीएफ के लोग हैं, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स भी जिसे बोलते हैं, अर्धसैनिक बल भी बोलते हैं, भर्ती कार्य तो पूरा सैनिकों वाला ही करते हैं वो पूरी तरीके से, तो उनको अलग रखा गया। मगर ये मेरे ख्याल से तो ये एक विसंगति हुई, गलती से हुआ, जैसे भी हुआ। और हमने जब देखते हैं कानून की किताब उठा के देखते हैं और उन कागजों को देखते हैं, तो ये पाते हैं कि जब खुद ही सरकार ने कहा, केंद्र सरकार का खुद ही एक क्लैरिफिकेशन है जो कि हर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी को दिया हुआ है 6 अगस्त 2004 को, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार के अधीन आने वाले जो बल हैं, सशस्त्र बल हैं, उसमें ये जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आने वाले, गृह मंत्रालय के अंदर आने वाले, ये बल भी शामिल हैं। तो जब अगर सशस्त्र बलों को अपवाद स्वरूप अलग रखा गया था उस एनपीएस से, न्यू पेंशन स्कीम से, तो ये भी अलग रखने थे। तो ये विसंगति है, गलत है, ये उन्होंने गलती से करी है या जानबूझ के किए। कुछ अधिकारियों का भी कुछ इस प्रकार का कार्य होता है जो इस प्रकार से कार्य करते हैं, जबकि वास्तव में जो अर्धसैनिक बल है, जिनका नाम अर्धसैनिक कहा जाता है, वो पूरी तरह से मेरे हिसाब से तो सैनिक बल ही है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, सीमा सुरक्षा बल है और आसाम राइफल्स है। ये तो हमारे सारे चारों, ये जो है हमारे पूरे बॉर्डर्स, देश के बॉर्डर्स को, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को ही संभाल रहे हैं। और अब तो ये भी हो गया है, जो अभी लेटेस्ट जानकारी में आया है, कि जब अगर वॉर छिड़ती है, अगर युद्ध होता है, तो पहले तो ये जो बल थे जो कि सीमा पे रहते थे, इनको पीछे भेज दिया जाता था और फिर सेना आगे आ जाती थी। अभी ये सेना के साथ साथ पैरेलल लड़ाई लड़ेंगे, साथ रहेंगे बिल्कुल। तो इनका काम तो ये समझिए, जब युद्ध नहीं हो रहा है तब भी ये लोग दिन और रात सेवा कर रहे हैं देश की, और जब युद्ध हो रहा है तब भी ये लोग वहां पे मौजूद हैं, सीमा पे मौजूद है। तो ये तो इनका काम दुगना कार्य है। और ये सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद होते हैं। आए दिन हमारे बीएसएफ के लोग शहीद होते हैं, आए दिन हमारे आईटीबीपी के लोग शहीद होते हैं, सीआरपीएफ के लोग, जो कि सीआरपीएफ नेक्स्ट सेकंड राउंड में सीआरपीएफ आती है, जो कि सबसे बड़ी फौज है पूरे विश्व की, 3 लाख से ऊपर जिसके आदमी, जिसमें पर्सनल है, सैनिक है, और जो कि आतंकवाद के लिए बनाई गई थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि रोज सीआरपीएफ के लोग कश्मीर में शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान की गोलियों शहीद हो रहे हैं, पुलवामा अटैक में 40 लोग शहीद हो गए। रोजाना की हम ये सुनते हैं कि सीआरपीएफ के हमारे बहादुर जवान शहीद होते हैं। तो इसलिए जो मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी तथ्यों के आधार पे अपना फैसला सुनाता है, और जो तथ्य हैं, जो एविडेंस है, जो कुछ भी है, वो हमारे पक्ष में है, क्योंकि हम केंद्र सरकार के ही सशस्त्र बल हैं, जो भी अर्धसैनिक बल है, और संख्या के हिसाब से भी, जो हमारी आर्मी है, वो भी हमारे सब सम्मानित भाई बंधु हैं, वो भी हमारे सब रक्षा करते हैं। जहां जहां वॉर हुई, कितने लोगों ने शहादतें दी, हजारों लोगों ने शहादतें दी और देश की सीमाओं की रक्षा करी है। तो उनसे संख्या भी ज्यादा है। उस हिसाब से 12 लाख की संख्या हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आर्मी और नेवी और एयरफोर्स की कुल मिला के आती है, और करीब 14,42,000 की फोर्स हमारी है। 7 फोर्स है, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीमा सुरक्षा बल, आसाम राइफल्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एनएसजी। ये 7 जो सैनिक बल है, इनको मिला के कुल 14,42,000 की फोर्स है। तो इसमें जहां तक मेरा ये मानना है कि सारे लोग, जहां तक मतलब 100% हमारे जवान जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसी को चाहते हैं। और अगर हम देखें तो एक बात और देखने हमने पाई है कि जो लोग यहाँ पे, जो हमारे केंद्र सरकार में और लोग डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से ये इन्होंने पेंशन स्कीम को, पुरानी पेंशन स्कीम को बंद किया था, सरकार के ऊपर ज्यादा भार पड़ रहा था, उनकी तनख्वाहें हमारे अर्धसैनिक बलों से कहीं ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है। उनसे दुगनी तनख्वाहें हैं उनकी, और हमारे अर्धसैनिक बलों की इतनी तनख्वाह नहीं है। और जो देश की सेवा इतने दिन करते हैं और देश की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होकर आते हैं, तो उनकी एक सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, जो बकाया जीवन जिया है, उसके लिए उनको रेगुलर पेंशन मिलना, एक नियमित रूप से हर महीने पेंशन मिलना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक मुश्त अगर कुछ पैसा मिलता भी है, जैसे जिस प्रकार से इसमें कंट्रीब्यूटरी टाइप का न्यू पेंशन स्कीम में है कि 10% सरकार देती है, 10% जो जवान का पैसा कटता है, मगर वो आके जब रिटायरमेंट मिलता है वो इतना पैसा भी नहीं होता। खैर, जो मिलता भी है अगर, तो वो खर्च हो जाता है, और फिर जो खर्च के जो कामों में खर्च हो जाता है। और फिर जो एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि विंटर
ऑफ द लाइफ। विंटर तो मतलब जो शाम है, शाम कह लीजिए या ठंड कह लीजिए जीवन की, उसमें आपको रेस्पेक्टफुल एंड डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए, एक सम्माननीय गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए पेंशन होनी बहुत आवश्यक है। ये जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के इस्तेमाल कर रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है। रेस्पेक्टफुल एंड डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए इन द विंटर ऑफ लाइफ एक पेंशन का होना बहुत जरूरी है। तो हमारे सैनिकों, जिन लोग शहादत देते हैं, जो हमको बचाते हैं, जो सीमाओं की रक्षा करते हैं, हमको दोबारा से गुलाम होने से बचाते हैं, इस देश को गुलाम होने से बचाते हैं, उनको उनके रिटायरमेंट के बाद उनको एक सम्माननीय और गरिमापूर्ण जीवन जीना बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए पेंशन होना जरूरी है। और हमारे जो कानून के हिसाब से हमारा पक्ष बहुत मजबूत है, क्योंकि हमारे पास जो 22 दिसंबर 2003 का सरकार का आदेश है, और दूसरा आदेश हमारा 6 अगस्त 2004 का है, जिसमें खुल के कहा है सरकार ने, एक क्लैरिफिकेशन है कि जो सशस्त्र से जो बल हैं वो हमारे जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, वो भी केंद्र सरकार के ही सशस्त्र बल हैं, और सशस्त्र बल आर्मी भी है जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है। तो दोनों सशस्त्र बल हैं, तो किसी प्रकार से इन दोनों के बीच में भेदभाव नहीं हो सकता, और कार्य भी एक ही है, वेपनरी भी एक ही है, कार्य कहीं कुछ ज्यादा ही है। तो ये सारा मैंने इसी बात को लेके ये सारे मुद्दे उठाए हैं, और इस प्रकार का किसी प्रकार का भी वो मत रखिए, हम केंद्र सरकार से भी उस बात को रख रहे हैं बात को, मगर चूंकि बहुत सी जगह क्या होता है कि जो गृह मंत्री हैं, माननीय गृह मंत्री हैं जैसे, या माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो असल में सबको एक मान के चलते, वो कहते हैं अगर हमने एक को कर दिया तो और लोग भी हमारे पीछे पड़ जाएंगे, और विभाग के लोग भी होता है। इसलिए हम लोग कोर्ट से जो चीज होती है, कोर्ट देख के फैसला करेगा, गुण दोष के आधार पर फैसला करेगा, मेरिट के आधार पर फैसला करेगा, और मेरिट हमारे पक्ष में है, तो इसीलिए हमको कोर्ट गए हैं, वहां भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट से हमको मिलेगा, अभी समय भी है हमारे पास में। सर, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन भी आता है बार बार कि आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि आप पैरामिलिट्री का ये जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएं, मतलब आपको कैसे क्या लगा? तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद ही बताएं। देखिए, जिस प्रकार से मेरे से भावना जी ने संपर्क किया, जिसको बताई मेरे पास, और उन्होंने इस प्रकार की विषय को रखा मेरे को, तो एक तो मैं स्वयं भी, मेरा परिवार भी सेना का परिवार है, मेरे को स्वयं मेरे सगे मामा ने ही शहादत दी थी सन जो 65 का युद्ध था भारत चीन का, तो इसलिए मेरे को सैनिकों के प्रति बहुत ज्यादा एक भावना भी है, मेरी जुड़ी हुई है। तो भावना जी ने अगर जो बात रखी तो मुझे बहुत सही लगा, ये एक बहुत अच्छा मुद्दा लगा कि इस तरह विसंगति क्यों, ये गलत है। और चूंकि सैनिक लोग हमारे उससे बंधे हुए हैं, अपने रूल से बंधे हुए हैं, तो खुद वो नहीं जा सकते कोर्ट में, बेचारे खुद नहीं जा सकते, तो कोई किसी और को उठाना पड़ेगा उनके बिहाफ पे। तो इनका संगठन इतने सालों से काम कर रहा है, हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट जो है वो सैनिकों के बीच में ये 10 साल से काम कर रही है, 10-12 साल से लगातार। तो इनको सैनिकों की परेशानी को भी पता है, सैनिक के परिवारों में भी जाती हैं, तो इन्होंने जो सैनिकों की भावनाओं को मुझे बताया, और उसके बाद मैंने तमाम सैनिकों ने मेरे से भी डायरेक्ट संपर्क करके कहा कि मुझे लगता है सभी लोग, कोई भी सैनिक ऐसा नहीं होगा जो कि न्यू पेंशन स्कीम की बात करे, शायद ही कोई हो इस प्रकार का। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक और प्रश्न है सभी के मन में जो आता है, जनरली आता है मेरे पास, मेरे इनबॉक्स में भी, कि सर सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई कब होगी? मैं चाहती हूँ आप थोड़ा इनको विस्तार से बता दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई जो है जल्दी होगी, परंतु आजकल जो जिस प्रकार से लॉकडाउन की वजह से हियरिंग चल नहीं रही कोर्ट के अंदर, वर्चुअल हियरिंग चल रही है, यानी कंप्यूटर से हम लोग करते हैं, ऑनलाइन हियरिंग चलती है, उसमें केसेस बहुत कम लिए जाते हैं, और उसमें जजेस जो है, जो कि बहुत अर्जेंसी वाले मैटर्स होते हैं, जिसको लगता है कि उन्हें बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो उन्हीं केसेस को वो लिस्ट करते हैं। हमारा केस फाइल हो गया है, नंबर भी हो जाएगा अभी जल्दी ही, और लिस्ट कराने के लिए भी हम कोशिश करेंगे, हम बताएंगे भी कोर्ट को कि हमें अर्जेंसी है, मगर हो सकता है जजेस कहें आपको क्या अर्जेंसी है, पहला आदमी तो रिटायर 2024 में हो रहा है, इसलिए अभी हम कोर्ट जब खुल जाएंगे तो आपको आमने सामने सुनेंगे। ये भी हो सकता है कि वहां से ये बात आए वहां पे, तो हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए लगने में, लेकिन हम अपनी कोशिश करेंगे जल्दी लग के इसमें नोटिस इशू हो जाए, और सरकार की तरफ से का जवाब आए, और सरकार से भी संपर्क करेंगे हम कि सरकार जो है हमारे लिए पक्ष में बात रखे, क्योंकि सरकार एक विसंगति है वो जो हम सरकार की नॉलेज में भी ला रहे हैं, सरकार को भी इस विषय में लिखने जा रहे हैं कि भाई ये आपने गलत जो भी कार्य हुआ ये पिछली सरकार ने किया, जो भी सरकार रही उस वक्त, और उसमें केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों पे ये लागू था ये,
तो ये इनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये सैनिक हैं और ये सशस्त्र सैनिक हैं ये और सशस्त्र बल है, तो इसलिए वो गलत हो गया था, इसको ठीक करिए आप। तो मुझे लगता है कि ये जब भी कोर्ट का अंतिम आदेश आएगा वो गुणदोष के आधार पर आता है, वो आपके पक्ष में ही आना चाहिए, क्योंकि आपके पास इस प्रकार के जो सरकार के खुद के डायरेक्टिव्स हैं दोनों अलग अलग, जो 22 दिसंबर 2003 का और 6 अगस्त 2004 का, जो कि साफ कहते हैं कि अर्धसैनिक बलों पे लागू अर्धसैनिक बल है ये, और शुरू में कह दिया 22 दिसंबर को कि अर्धसैनिक बल पे लागू नहीं होता। तो फिर अर्धसैनिक बल अगर हैं, सशस्त्र बल हैं, हम लोग सशस्त्र बल हैं दोनों, जैसे जो 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 रक्षा मंत्रालय का अधीन आते हैं वो भी सशस्त्र बल है और जो गृह मंत्रालय का अधीन आते हैं वो भी सशस्त्र बल हैं। जब दोनों सशस्त्र बल हैं तो उनके बीच में कोई विसंगति या भेदभाव नहीं होना चाहिए। सर एक प्रश्न और आया है कि आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार इस पे हमारे हित में फैसला देगी कि नहीं देगी? वैसे तो मुझे तो लगता है कि देगी, बाकी सर का हम सुन लेते हैं। देखिए, ऐसा केंद्र सरकार अपना जवाब देगी। अब केंद्र सरकार उसमें सुप्रीम कोर्ट जो अगर जब जवाब मांगेगा तो केंद्र सरकार उसमें अपना जवाब देगी। अब केंद्र सरकार उसमें क्या मुद्दा उठाएगी मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि सारी बात तो साफ है बिल्कुल। क्योंकि 6 अगस्त 2004 का आदेश एकदम साफ है, वो बदली बाद में, क्योंकि 1 जनवरी 2004 से लागू हो गई थी वो चीज, और वो जो गृह मंत्रालय के सशस्त्र बल है उनमें लागू नहीं करा इन लोगों ने, लेकिन बाद में किसी और विषय को लेकर जिस प्रकार से भी उन्होंने क्लेरिफिकेशन जारी किया उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि जो गृह मंत्रालय के अधीन जितने भी बल हैं ये सातों, ये भी सशस्त्र बल हैं केंद्र सरकार के, तो इसलिए भेदभाव तो हो नहीं सकता। तो इसलिए क्या जवाब देंगे, देखते हैं उनको क्या जवाब देंगे। मेरे हिसाब से तो वो जवाब सकारात्मक ही आना चाहिए, सैनिकों के हित में ही आना चाहिए, सैनिकों हित में ही आना चाहिए। हमारे जो अर्धसैनिक बलों के, जो पैरामिलिट्री फोर्स के, जो हमारे सशस्त्र बल है गृह मंत्रालय के अधीन, उनके पक्ष में ही आना चाहिए। सर एक प्रश्न आया है सतीश जी का, उन्होंने बोला है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? थोड़ा इस पे मैं तो ये बोलूंगी कि सुप्रीम कोर्ट पे हम अपील कर सकते हैं, वो खुद किसी मुद्दे को लेकर आई थिंक कि खुद बहुत ज्यादा नहीं सोचती है ना, आप उसको मौका जब तक आप कोई व्यक्ति उनके सामने कोई बात नहीं लाएगा जी, उनको कैसे पता लगेगा जी? कोई बहुत बड़ा मुद्दा उठता है कभी देश का कोई जी, तो अखबार पूरा बिल्कुल रंगे होते हैं जी, पहला पेज पूरा रंगा होता है ऊपर से नीचे तक, तो कई बार कोर्ट अपने आप स्वतः संज्ञान ले लेता है, मगर वो बहुत कभी साल में एक आध बार किसी विषय पे होता है जी। तो इस प्रकार की बात तो आई नहीं जी। तो हम लोग कोई ना कोई कोर्ट के सामने ध्यान आकृष्ट करेगा ना। हाँ। तो भावना जी के हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट ने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया है, इसके ऊपर एक पिटीशन पूरी दायर की है हमने और सारे मुद्दे उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के खुद के निर्णय भी लगाए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि पेंशन जो है एक रेस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जरूरी है जी। और इन द विंटर ऑफ लाइफ आदमी को उस प्रकार की जीवन जीने का अधिकार है जी। जो पूरे जिंदगी नौकरी करता है जी। तो सारे सुप्रीम कोर्ट के स्वयं के ही निर्णय हैं जिनको हमने लगाया है वहां पे जी। सर एक ने बोला है कि गौतम सिंह है, उन्होंने बोला पैरामिलिट्री फोर्स को एक्स सर्विसमैन के तहत जॉब भी नहीं मिलती, तो इसके लिए भी आप ऐसे एक्स सर्विसमैन के लिए भी जो अपील है या भत्तों को लेके या जो भी बात की फैसिलिटीज को लेके जो अपील है उसके लिए हम कब मुद्दे उठाएंगे? देखिए, पहले तो हम लोग इसकी जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं बिल्कुल, तो पहले तो हमको इसमें विजय प्राप्त करनी है जी, कि हमको एक साथ में सारे मुद्दे नहीं उठाए जाते कभी भी, बिल्कुल मैंने भी एक एक करके ही चीजों को लिया जाता है। मैंने आपसे जैसे कोर्ट में भी मैंने ये बात रखी है कि अर्धसैनिक बल किसी प्रकार से भी जो हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, आर्मी और नेवी और एयरफोर्स के कार्य से कम कार्य नहीं है उनका, और इसीलिए और वो भी सशस्त्र बल है केंद्र सरकार के, इसलिए उनकी पेंशन वही होनी चाहिए जो कि पुरानी पेंशन होनी चाहिए जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन बलों को दी जा रही है। तो आगे और भी मुद्दे जो होगी बात उसको भी रखा जाएगा। पहले हम लोग एक मुद्दे से तो निकले, इससे तो विजय प्राप्त करें। जी जी जी। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं कि आपके प्रश्न तो चलते रहेंगे, लेकिन साथ साथ मैं एक जरूर इस बात को यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी। आज सर के साथ जो लाइव सेशन मैंने किया है या जो अभी कर रहे हैं, जो लोग भी इसको ध्यान से सुने, आप सभी लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये लाइव सेशन कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था कि हम आपको क्लियर करें कोई चीज या कुछ भी, इसको अदरवाइज ना लीजिए। साथ साथ ये लाइव सेशन इसलिए था कि भले ही एडवोकेट साहब जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, है और रहेंगे, वो उनका एक पर्सनल चॉइस है, जैसे सबको मत देने का अधिकार है,
पार्टी चुनने का अधिकार है, अपना अपना जीवन जीने का अधिकार है, उसी तरह इनको भी अधिकार है। इन्होंने भाजपा को अपना जो भी समझा है उसके हिसाब से ये काम करते हैं, लेकिन जो इनका सुप्रीम कोर्ट वाली चीज है, जो हमने अभी सीएपीएफ के लिए जो पेंशन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में डाला है अजय सर ने, वो इनके काम, इनका खुद का काम है, एडवोकेट है, इनका अपना जीवन है उससे जुड़ा हुआ, और ये खुद सैनिक परिवार से है। ये खुद भी चाहते हैं, जब हमने इनको बताया था कि इस तरह से भेदभाव हो रहा है सीएपीएफ के जवानों के साथ, जो हमें लगता है गलत है, जब इन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से सुना, हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट के थ्रू, मेरे थ्रू, तब इन्होंने खुद ही उस पर विचार विमर्श किया। इनको कोई प्रेशराइज नहीं किया गया, ऐसा भी नहीं है कि ये किसी चीज को लेके आ रहे हैं आगे। इनको खुद ऐसा लगा जब इन्होंने विचार विमर्श किया उस मुद्दे पे कि हाँ, सीएपीएफ के यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, और उसी को देखते ही अपनी मर्जी से इन्होंने केस फाइल करने का बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम लोग के साथ हम लोग केस को आगे लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो तमाम लोग इनको बार बार सर को भाजपा से जोड़ते हैं, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो हम पार्टियों को लेके नहीं चल रहे। क्यों सर, हम सैनिकों की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सैनिकों की बात को सैनिकों की ही तरह समझिए, सोचिए। और जो सर ने भी आपको एक्सप्लेन किया है कि हम क्यों इस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, मैंने भी कई बार बोला है कि इस सरकार में काम हुए हैं। 2004 में माना कि 2004 में अटल जी ने किसी पॉलिसी के चलते एनपीएस लागू किया, मानते हैं इस बात को, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि उसके बाद, मैं इस मुद्दों पे नहीं आना चाहती, लेकिन उसके बाद सरकारें बदली हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज अगर इस बात को ध्यान में करते हुए यदि भाजपा ही सरकार जो बनी है, भारत सरकार में आई है, यदि उस वक्त हम लोग इस वक्त मुद्दे को लेके जा रहे हैं, तो ये सोचिए कि हम किसी पार्टी को देख के नहीं जा रहे, ना सर किसी पार्टी से इन्होंने ये सोचा। ये एडवोकेट है, इनका एक काम है जिसकी वजह से इनकी पहचान है, ये उसी काम को लेके सैनिकों की सेवा के लिए आगे आए हैं। तो कृपया करके आप भी किसी भी इंसान को बिना जाने पहचाने या बिना उसके बारे में अच्छे से जाने टिप्पणियां करना बंद कीजिए। मेरा सर को लाइव सेशन लाने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि भले ही कोई किसी की पार्टी को सपोर्ट करे, किसी के यहाँ का कार्य करता हो, वो उसका अपना निजी अधिकार है। हम किसी के अधिकारों को नहीं रोक सकते, किसी की चॉइस को नहीं रोक सकते। तो थोड़ा सा आप इस बात को यहाँ पे भी समझिए कि ये जो सीएपीएफ के लिए जो पुरानी पेंशन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया है, वो एडवोकेट अजय अग्रवाल जी ने अपडेट किया है, डाला है, जिनको हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट ने बोला है। बस इतना आप याद रखिए। क्यों सर, मैं सही बोल रही हूँ? इस पे आप कुछ अगर बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए। नहीं, इसमें मेरे को ये कहना है कि हमारा एक प्रोफेशनल कार्य है, भले ही हम इस पे फीस नहीं ले रहे, लेकिन हमारा तो ये व्यवसाय है ना, हमारा ये जो प्रोफेशन है, ये हमारा वकालत। तो इसमें पार्टी का थोड़ी देखते, अगर हम सरकार के देखें तो केस ही नहीं कर पाएंगे कोई हम। बिल्कुल। तो हम कोई जो केस जो है, चाहे सरकार के खिलाफ हो, कोई गलत कार्य है तो हम सरकार के खिलाफ केस करेंगे, उसमें कोई नहीं, कोई किसी प्रकार किसी से व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। कोई अगर हम गृह मंत्रालय के अधीन अगर सशस्त्र सेना, ये सशस्त्र बल है, इनके साथ कोई अनजस्टिस हो रहा है, कोई अन्याय हो रहा है, तो हम कोर्ट में लेके जाएंगे, हम सरकार के पास भी जाएंगे, हम गृह मंत्री के पास भी जाएंगे। कोई गृह मंत्री के खिलाफ थोड़ी बात कह रहे हैं, कोई भी बात। सरकार पूरा एक एंटिटी होती है और तमाम लोग, सभी लोग जाते हैं सरकार के पास। जो सरकार अगर नहीं कर पाती है, बहुत सी उनके पास व्यवस्थाएं भी होती हैं कि भाई एक का कर देंगे, दूसरे लोग मांगने लग जाएंगे, कुछ प्रकार की व्यवस्थाएं भी होती है। मगर हमारा तो कहना यह है कि भाई सशस्त्र बल है तो हमको मिलना चाहिए। तो हम अगर हमको कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा तो क्या नुकसान है हमको? बिल्कुल। हमको तो अपने काम से मतलब है कि हमको पेंशन मिले, जो पुरानी पेंशन है, जो कि 100% लोग चाहते हैं। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप लोगों से मैं एक प्रकार का एक पिटीशन भी, मैं एक डिजिटल पिटीशन भी आपके सामने पेश करूंगा, और सभी हमारे सैनिक उसको साइन करके वापस करेंगे, जिस प्रकार सहमति देंगे अपनी, ताकि कोर्ट में भी हम एक बात रखेंगे। कोर्ट एक बात प्रश्न कर सकता है हमसे कि भाई आप एक ट्रस्ट है हमारा, लेकिन आपके पास क्या ये सबूत है कि सारे सैनिक लोग ही चाहते हैं, सारे सशस्त्र जो बल है चाहते हैं इस बात को? तो इसके लिए हमें कुछ एविडेंस भी देना पड़ेगा इस प्रकार का। तो उससे पहले ये सारी चीजें भी हमको
मैं सोचता हूँ कि इसको तैयारी इसमें कर ली जाए। जो समय लग रहा है इस बीच में, जो लगने में कोर्ट में, उससे पहले हम ये सब तैयारी करके और कोर्ट के सामने रखें कि देखिए हमारे इतने सैनिक लोग चाहते हैं सर, ये डिजिटल पिटिशन साइन होके आया है पूरे यहाँ से, पूरे देश भर से हमारे इतने सैनिकों ने इसमें अपना चाहत दिखाई है, अपनी इच्छा जताई है कि हमको गोल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं जाते जाते 2-3 बातें और क्लियर करना चाहूंगी। पहली बात ये कि कृपया करके हमें किसी भी पार्टी से ना जोड़े, हम सिर्फ सैनिक सेवक है। याद रखिए, हमारा देश हमारा जवान ट्रस्ट, अजय अग्रवाल, भावना शर्मा या ऐसे तमाम लोग जो इस वक्त ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, हम सैनिक सेवक है। हमें किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ सैनिक परिवारों के बारे में और सैनिकों के बारे में सोचते हैं, शहीद परिवारों के बारे में सोचते हैं, उनके साथ हर सुख दुख में खड़े होते हैं। तो कृपया करके आप किसी और चीज से ना जोड़ें। और दूसरी बात, सर से जुड़ने के लिए, हालांकि ऊपर लाइव में मैंने आपको नंबर दे दिया है, आप सर से व्हाट्सएप से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, इनके सारे अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी वर्बली मैं उनका नंबर बोल देती हूँ, 9953889616। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 9953889616। आप इस पे सर से संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आपका कोई भी मैसेज हो आप सर को पहुंचा सकते हैं। और मैं यही बोलूंगी कि गरिमा हर चीज की बनाए रखना जरूरी है, चाहे वो कोई चीज हो, कोई पॉलिसी हो, कोई इंसान हो, रिश्ता हो, कुछ भी हो, तो आप भी अपनी गरिमा को बना कर ही चलिए। और जब यहाँ तक पहुंचे हैं तो सफलता भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने की उम्मीद भी नहीं थी लेकिन पहुंचे हैं। तो मैं बार बार हमेशा इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि ईमानदारी और सच्चाई और मेहनत आपको सफलता दिलाती है। अब आप ये सोचिए कि आपको क्या सोचना है। मेरी तरफ से और सर की तरफ से आप चिंता मत कीजिए, हम सैनिकों को बोल रहे हैं और भारत के लोगों से, यानी कि हम जैसे सिविलियनों से एक अपील है कि बहुत देखा है कि भारत के लोग जो है ना, जब कभी कोई जवान शहीद होता है तो उसके शहादत को नमन करते हैं, फेसबुक भर जाएगा, उसकी वीडियोस उठाएंगे, उसके परिवार की वीडियोस उठाएंगे, न्यूज चैनल वाले चले जाते हैं। लेकिन जब जमीनी स्तर पे सच में सैनिकों के अधिकारों की बात कोई उठाता है तो उसको बिल्कुल भी आप सहयोग नहीं देते। क्या आपका सच में मन ऐसा नहीं करता कि एक इंसान या एक ट्रस्ट बार बार इस बात की गुहाई दे रहा है कि आप हमारा साथ दो। आप हजारों ऐसे अपडेट अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिससे शायद हो सकता है नफरत भी फैले, हो सकता है कुछ सीख भी ना मिले। लेकिन आज हमारा देश हमारा जवान ट्रस्ट, एडवोकेट साहब, मैं यहाँ से तमाम लोग आपसे बार बार इसकी विनती कर रहे हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। लेकिन आपसे एक शेयरिंग नहीं होता, आपसे कोई कमेंट नहीं होता, आप लोगों को अवेयर नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? कभी अपने दिल से पूछा है? कभी अपने दिल से पूछा है कि हम सिर्फ क्या शहीदों को, जब शहीद हो जाता है जवान, तब हम लिखने के लिए मौजूद रहते हैं और शहीदों की वीडियो शेयर करने के लिए मौजूद रहते हैं? आपको खुद में सच में क्या अंदर से शर्म नहीं आती कि जिंदा सैनिकों का साथ नहीं दे रहे हो और जब वो मर जाते हैं, जब वो शहीद हो जाते हैं, तब जाके तुम जय हिंद लिख देते हो? ये किस तरीके की भावना है आपकी सैनिकों के प्रति? थोड़ा दिल से सोचिए। हर चीज के लिए दिल से सोचते हैं। अपनी अपनी पार्टियों को आपने चुन रखा है, मैं सिविलियंस की बात कर रही हूँ, अपने अपने नेताओं को चुन रखा है, तो अपने अपने सैनिकों को भी चुन लीजिए। कोई बीएसएफ का सपोर्ट कर दीजिए, कोई सीआरपीएफ का कर दीजिए, कोई आईटीबीपी का कर दीजिए, सपोर्ट तो कीजिए ना। ऐसे थोड़ी ना होता है कि भाई कोई एक ही जना चलता जा रहा है, तब तक नहीं होगा। अगर आपकी भी वो रक्षा कर रहे हैं, आपको भी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए भी खड़े हैं, आपका परिवार को सुरक्षित रख रहे हैं, अपनी नींदों को खराब कर रहे हैं, हर आपदा से लड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इन सैनिकों के लिए आगे नहीं आते। इंतजार करते हैं कि शहीद होंगे तो जय हिंद लिख देंगे, इंतजार करते हैं कि शहीद होने पे परिवारों की जो स्थिति होती है, जो उसकी वीडियो बनाई जाती है, उसको शेयर कर देते हैं। तो ये सब मत कीजिए, ये गलत है। इन सैनिकों को अगर सच में सम्मान देना है तो जीते जी दीजिए। इनके अधिकारों को सच में सोचते हैं तो जीते जी इन्हें इनके अधिकार दिलवाइए। मैं यही बस बात बोलना चाहती हूँ। और मैं यही बोलूंगी सीएपीएफ के जवानों को कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आज जो कुछ लोगों के मन में प्रश्न था सर को लेके, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इवन सर ने भी कर दिया है कि भाजपा एक उनका अपना पर्सनल चॉइस है जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। भाजपा को देख के केस नहीं डला गया,
ये केस इनका खुद का, ये एडवोकेट है, उस हिसाब से ये इनका काम है। और अब तो ये सेवा दे रहे हैं, क्योंकि ये पहले ही क्लियर हो चुका है कि इस केस को लेके कोई पैसा ये नहीं ले रहे, ये इनकी सेवा है जो ये हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट के साथ कर रहे हैं, उनका साथ निभा रहे हैं। मैं आप सबसे भी बोलूंगी कि बस आप लोग बेफिक्र होके उस दिन का इंतजार कीजिए जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से आवाज आएगी कि सीएपीएफ के जवानों को जो है पुरानी पेंशन दे दी गई है। वो सपना देखना शुरू कीजिए, उस सपने के लिए दुआ देना शुरू कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए। साथ साथ सैनिकों से एक बात, माना कि आप लोग सोशल मीडिया नहीं चला सकते, ठीक है नहीं चला सकते, लेकिन आपका परिवार तो सपोर्ट कर सकता है ना। परिवार को उठाओ, परिवार को बताओ, बीवियों को, बच्चों को, चलो बच्चे तो छोटे हैं, बीवियों को, बहनों को, भाइयों को, चाचा को, मामा को कहो कि तुम्हारी पेंशन का मुद्दा है, यहां तक पहुंच गया है, आगे भी पहुंचाना है, सपोर्ट कीजिए। आप खुद भी आगे आइए, मैं तो यही बोलूंगी, क्योंकि जिन लोगों को हम बुला रहे हैं उनको आगे लाने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन यदि आप लोग आगे आएंगे ना तो एक ताकत मजबूत होगी। तो मैं यही सब बोलना चाहूंगी। सही बात है ना सर? हाँ बिल्कुल। आज के जमाने में हर एक के पास स्मार्टफोन है। मैं कहता हूँ सैनिकों के पास भी स्मार्टफोन होते हैं सभी। और सैनिक लोग भी, जैसे परिवार के लोग तो करना ही चाहिए, क्योंकि पेंशन तो पूरे परिवार को आएगी, पूरे परिवार को लाभ होगा। और सैनिक जो स्वयं भी, उनको भी इस विषय में ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग, ज्यादा तो उसे एक मोमेंटम एक बन जाए, एक बहुत बड़ा एक तरीके से पूरा इश्यू बन जाए। और कोर्ट को भी कई जगह से आवाज आए, कई जगह से क्वार्टर से, कि हाँ सब लोग चाहते हैं इस विषय में, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ी ताकत है। 14.5 लाख लोग हैं। 14.5 लाख लोगों के अगर परिवार के लोगों को मिला लेंगे तो 1 करोड़ से भी ज्यादा बैठेंगे। बिल्कुल। सभी लोग को बुला लेंगे, 1 करोड़ बहुत बड़ी ताकत होती है। और 1 करोड़ ऐसे लोग जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं इस देश में, भारत में एक बहुत बड़ी फोर्स है यहाँ। तो इसलिए मेरा कहना है कि सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल करिए। स्मार्टफोन सभी के पास में है। ट्विटर का भी इस्तेमाल करिए। ट्विटर का भी आप अपना और हमारा नंबर उसमें दे दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, क्योंकि हम लोग कोर्ट को बताएंगे ये कितने लोगों ने अपनी चाहत रखी है। अपना ये सब लोग चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कोर्ट को ये भी लगेगा कि हाँ ये अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये ट्रस्ट है, सैनिकों के ट्रस्ट है, लेकिन सैनिक लोग स्वयं चाहते हैं ये। बिल्कुल। तो मैंने भी वही परसों लाइव में आप सबको बोला था कि जो कागजी कार्रवाई है वो तो सुप्रीम कोर्ट में चलती रहेगी, सर करते रहेंगे, और जो इनको चाहिए हम प्रोवाइड भी कराते रहेंगे। जैसे इनको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, हम वो सब सर के साथ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक शोर सोशल मीडिया पर चलना चाहिए जो रुकना नहीं चाहिए। आप देखिए सोशल मीडिया इस वक्त इतना मजबूत हो चुका है कि सोशल मीडिया का शोर जो है वो न्यूज तक पहुंचता है, सरकार तक पहुंचता है। तो आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी ताकत को आप यूज कर रहे हैं। इस वक्त यूज इन सैनिकों के लिए कर दीजिए। वैसे भी बेकार के मुद्दे में आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव होते हैं कि बेकार का मुद्दा जिससे कोई सीख नहीं होती, जिसका कोई मतलब नहीं होता, आप उसको भी हाईलाइट करके उसको भी एक नाम दिलवा देते हैं। तो आप ये सोचिए, तो सैनिकों के मुद्दे हैं, तो सैनिकों को आप सपोर्ट करें। आप हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट को नहीं सपोर्ट करें, ना एडवोकेट अजय अग्रवाल सर को सपोर्ट कर रहे हैं, ना भावना दीदी को। आप सपोर्ट कर रहे हैं उन सैनिकों को जो आपकी रक्षा के लिए, आपके आसपास आई हर आपदा के लिए खड़े रहते हैं ताकि आप सुरक्षित रहे। वो हर चीज का, हर चुनौती का खुद सामना करते हैं ताकि आपका परिवार और आप सुरक्षित रहे। कम से कम अब तो दिल से सोचिए, हर चीज के लिए दिल से सोचते हैं तो एक बार ये भी सोचिए कि इन सीमाओं पे जो बेटे खड़े हैं या जो बाढ़ तूफान में जो बेटे खड़े रहते हैं, हमें हर चुनौती का जो हमारे सामने आई हर चुनौती का जो सामना करते हैं बेटे, वो भी हमारे परिवार से है, वो भी हमारा हिस्सा है। सिर्फ इतना सोचिए, इतना सोचने की देरी है और आप लोग साथ दीजिए, मैं यही बोलूंगी। सर चलिए फिर हम दोनों की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत। दबा दो, फिनिश नीचे नीचे।